आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर मैं मुई शादाब। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों की सुर्खियों पर। मोदी काबीना में मुमलिकती वजीर निहाल चंद को नोटिस। आबरूरेजी के एक मामले में जयपुर की जिला अदालत ने 20 अगस्त तक हाजिर होने को भी कहा। दिल्ली में यूपी सरकार की इन्वेस्टर मीट में 63,000 करोड़ के एमओयू पर दस्तखत। गेल, इंडियन ऑयल और कई बड़ी कंपनियों के साथ आम समझौते। मुंबई में कैंपाकोला कंपाउंड के मकीनों को घर छोड़ने का वक्त खत्म, लेकिन 102 खानदान घर छोड़ने को तैयार नहीं। ब्राजील में आज हो गया 20वें फीफा वर्ल्ड कप का आगाज। 32 ममालिक के बीच खेले जाएंगे 64 मुकाबले। 14 जुलाई को होगा फाइनल। और 6 महीने बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में एक बार फिर किए ड्रोन हमले। 3 मिलिटेंटों समेत 16 हलाक। 3 ड्रोन तैयारों ने दागे 6 मिसाइल। पार्लियामेंट का बजट इजलास जुलाई के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा। बजट की तारीखों का फैसला काबीना बाद में करेगी। इस बात की इत्तला पार्लिमानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मोदी सरकार बजट इजलास में अपना पहला बजट पेश करेगी। नई सरकार के बजट से मुल्क के अवाम को काफी उम्मीदें हैं। अपनी काबीना में पाकसा वुज़रा शामिल करने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी की काबीना के एक वजीर को अदालत ने नोटिस दिया है। मोदी काबीना में मुमलिकती वजीर निहाल चंद को जयपुर की जिला अदालत ने आबरूरेजी के एक मामले में नोटिस देते हुए उन्हें जिला अदालत में 20 अगस्त तक हाजिर होने को भी कहा है। हम आपको बता दें कि मरकजी वजीर निहाल चंद पर 2011 में वैशाली नगर थाने में आबरूरेजी का केस दर्ज हुआ था, जिस पर अदालत ने उन्हें नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बहनों के रेप और कत्ल के मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। कल डीआईजी मधुप तिवारी की क़यादत में 20 रुकनी टीम बदायूं जाएगी। इसके साथ ही फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मामले की जांच करेंगे। यूपी हुकूमत से जांच टीम की मदद करने को कहा गया है। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुए गैंग रेप के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। यूपी के डीआईजी ने बयान दिया है कि खातून के साथ आबरूरेजी की तस्दीक नहीं हुई है। वहीं खातून भी अपने बयान से पलट गई है, जिससे वाज़ेह होता है कि ये मामला सिर्फ रंजिश की वजह से गलत इल्जामात लगाने का मामला है। इससे पहले इस खातून ने इल्जाम लगाया था कि इसके साथ सुमेरपुर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने गैंग रेप किया है और 30,000 रुपए भी लिए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। सब इंस्पेक्टर राहुल पांडे, सिपाही दिनेश चंद, मनोज कुमार और फिरोज पर इल्जाम था कि अपने शोहर को छुड़ाने गई ये खातून को थाने के क्वार्टर में यरगमाल बनाकर दारोगा और सिपाहियों ने गैंग रेप किया। बीजेपी का कहना है कि न यूपी के और न ही यूपी हुकूमत के हालात तब्दील होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के न तो हालात सुधरने का नाम ले रहे हैं और न सरकार सुधरने का नाम ले रही है। जिस तरह से हालात दिन बदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के सरकार के हालात भी उससे ही ज्यादा बद से बदतर हो रहे हैं। जो सरकार जो है वो इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और इस तरह के आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने के बजाय उसमें उसको जस्टिफाई करने में लगी हुई है या लीपापोती करने में लगी हुई है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए दिल्ली के ताज होटल में सरमायाकारों का इजलास हो रहा है। इजलास में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सयाहत और ज़राअत जैसे शोबों में सरमायाकारी के बेहतर मौके हैं। अखिलेश ने सरमायाकारों को यूपी में सरमायाकारी करने की दावत दी। इजलास में सरमायाकारों को सनती कॉरिडोर, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, आगरा एयरपोर्ट समेत तमाम मंसूबों की जानकारी दी गई।
इस इजलास में कनाडा, जर्मनी, इटली, ताइवान, तुर्की, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड्स वगैरह के नुमाइंदों समेत 150 से ज्यादा सरमायाकार शिरकत कर रहे हैं। यूपी में निजी सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए हुकूमत का 2015 तक आलमी सरमायाकारी इजलास समेत कौमी और बैनुल अक़वामी इजलास की एक सीरीज मुनक़िद करने का मंसूबा है। सरमायाकारों के इजलास में उत्तर प्रदेश के लिए 63,000 करोड़ रुपए के MOU पर दस्तखत हुए। वज़ीर आला अखिलेश यादव ने सरमायाकारों को यकीन दहानी कराई कि जो काम शुरू हुआ है वो रुकेगा नहीं। विशेष आभार उनका भी जिन्होंने 35,000 करोड़ के आज MOU साइन किए हैं। मैं इस मौके पर यह भरोसा दिला सकता हूं कि जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं और जितना भी मुझे समय देना पड़ेगा मैं समय देकर के एक एक लोगों से अगर मिलना भी पड़ेगा तो मैं मिल करके उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करूंगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने दिल्ली में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच तरक्की और इक़्तिसादी इश्यूज पर बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद मुसलसल अलग अलग रियासतों के वज़ीर आला मोदी से मिल रहे हैं। उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक और तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता ने अभी गुज़श्ता दिनों कबल नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सभी वज़ीर आज़म के सामने अपनी अपनी रियासतों की ज़रूरियात रख रहे हैं। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने उम्मीद जाहिर की है कि पहले जिस तरह से रियासत को तरक्की के काम के लिए मदद मिलती रहती थी वो मिलती रहेगी। मुल्क में बिजली के बहरान पर जहां हंगामा बरपा है वहीं एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अभी बिजली बहरान में मजीद इजाफा हो सकता है। ताजा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क के 21 पावर प्लांटों में महज 4 दिन का कोयला स्टॉक ही बचा है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने दिल्ली के खानपुर में बिजली बहरान पर मुजाहरा किया। बिजली का मसला अभी और भी बड़ा हो सकता है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मरकजी वजारत तवानाई से मिले ताजा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क के 21 पावर प्लांटों में महज 4 दिन का कोयला स्टॉक बचा है, जबकि बाकी के 14 प्लांटों में भी 7 दिन से भी कम का कोयला बाकी है। ये पावर प्लांट कुल 55,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो मुल्क की मजमूई बिजली तवानाई का 20% है। इनमें से 6 पावर प्लांट NTPC के हैं, जो दिल्ली समेत शिमाली हिंद की रियासतों को बिजली मुहैया कराते हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि मानसून से जल्द राहत नहीं मिली तो बिजली सप्लाई में खलल से मुल्क के कई हिस्सों में परेशानी बढ़ सकती है। वहीं शिमाली ग्रिड के लिए एक बार फिर खतरा पैदा हो गया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक बुध को उत्तर प्रदेश ने मुकर्ररा कोटे से ज़ायद यानी 300 से 500 मेगावाट बिजली ले ली थी, जिससे ग्रिड पर दबाव बढ़ गया था। इस मामले के बाद से उत्तर प्रदेश और हरियाणा रियासतों के बिजली ड्रॉ पर नजर रखी जा रही है और रियासतों को ओवर ड्रॉ न करने की हिदायत दी गई है। दिल्ली के खानपुर में बिजली की किल्लत से परेशान खवातीन ने एहतजाज किया। इनका कहना है कि बिजली सप्लाई में रोजाना 8-8 घंटे की तखफीफ से पानी की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। वहीं कांग्रेस कारकुनान मकामी लोगों के साथ मिलकर चक्का जाम करने की तैयारी में है। दिल्ली में बिजली के बहरान पर सियासत इस वक्त शबाब पर है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। बिजली के मसले पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने वजीर आजम से मिलने के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली में बिजली गुल से आवाम परेशान है तो सरकार मसले के लिए एक्शन में नजर आ रही है। बुध की रात मरकजी वजीर तवानाई पीयूष गोयल ने अचानक मशरकी देहरी के अशोकनगर और मयूर विहार इलाकों में पावर प्लांटों का मुआयना किया। इन इलाकों में बत्ती गुल होने से लोग खासे परेशान हैं। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि राजधानी में बिजली के बहरान को दूर करने के लिए बिजली महकमे के मुलाजिम 24 घंटे काम कर रहे हैं, लिहाजा उनका भी फर्ज बनता है कि मुलाजिमों का हौसला बढ़ाने के लिए वो उनसे मिले ताकि मिलजुल कर मसले का हल निकाला जा सके। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि मसले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा।
समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे पवन त्रिपाठी ने बिजली के बहरान को लेकर वजीर तवानाई पीयूष गोयल से खास बातचीत की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष जी, और उस समय रात में दिल्ली में निकले हैं औचक निरीक्षण के लिए। हम पीयूष जी से पूछते हैं कि क्या क्या उन्होंने पाया इस दौरान। पीयूष जी, आप यहाँ पर आए, क्या क्या मिला आपको, क्या चीजें देखी? मैंने कल जब पूरी रिपोर्ट ली थी दिल्ली की समस्या की, राज्य सरकार ने हमसे कहा था कि आप हमें हेल्प करिए। वैसे केंद्र का विषय नहीं है, इट्स स्टेट सब्जेक्ट, फिर भी हमने देखा और जो जो समस्याएं दिखी बड़ी गंभीर थी। कई टावर्स तूफान में टूट गए थे, लाइनें खराब हो गई थी, गर्मी के कारण डिमांड बहुत ओवरलोडेड बढ़ गई थी और सिस्टम ओवरलोडेड था। और पता चला कि 15 वर्ष में जो जनसंख्या बढ़ने के कारण जितनी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी होनी चाहिए उससे लगभग 20-25% कम थी दिल्ली में। हमें लगा कि हमें थोड़ी मदद करने की आवश्यकता है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने इन सब प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक पे लेने का आश्वासन दिया। बहुत एग्रेसिव डेडलाइंस मैंने उनको दी। ये जो काम आपने यहाँ देखा, 5 बड़े टावर्स लगाने हैं, 33 फुट जमीन के ऊपर, 20 फुट नीचे फाउंडेशन, बड़ी वायर्स, इंसुलेशन, ये नॉर्मली 6-8 महीने का काम इन्होंने 2 हफ्ते में करने का वादा दिया। ऐसे ही यूपी से एक लाइन आ रही है, जो 3 लाइनें तूफान से डैमेज हुए थे उसको हम हफ्ता 10 दिन में पूरा परमानेंटली रिस्टोर कर देंगे। इन सबको देखते हुए मुझे बड़ा समाधान है कि सरकार के कर्मचारी, सरकार के अफसर दिन और रात जनता की सेवा के हिसाब से काम में लगे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि राहत जल्द से जल्द आज के हिसाब से राहत मिलेगी। परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमने 10 दिन का समय दिया है कि एक रिपोर्ट बने और हम उस परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आगे काम करें। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। एक वो सदी थी जब कृष्ण भगवान गाय माता को अपनी माता मानते, और आज इस सदी में बिल फाड़ दो उन सालों के नाम का, खाने के लिए काट कर बेजुबान जानवरों की हत्या बंद करवा कर रहेंगे। ऐसी सजा दो। हम समय हैं, समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हत्ती है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध, समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को खत लिखकर अपनी पार्टी से लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का मुतालबा किया है। सोनिया ने खत में ज़ाब्ता 1977 का हवाला देते हुए लिखा है कि ये ओहदा ऐवान में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को दिया जाता है। सोनिया ने यह भी लिखा है कि 1998 में भी ऐसा ही हो चुका है। नई रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने और अक़लियतों की तरक्की के लिए खास बजट मुख्तस किया जाएगा। गवर्नर एसएल नरसिम्हन ने ये बात रियासती असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास में अपने खुतबे में कही। खुतबे में हुकूमत की पॉलिसियों का खाका पेश करते हुए गवर्नर नरसिम्हन ने कहा कि SC, ST और OBC के साथ अक़लियतों के हालात सुधारने पर हुकूमत खास तवज्जो देगी और आइंदा 5 बरस में इस मद में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों के कुनबों को 10-10 लाख रुपए की माली मदद और खानदान के किसी एक फर्द को सरकारी नौकरी और बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कराई जाएगी।
इस माह के आखिर में उधमपुर कटरा रेल लाइन का इफ्तिताह किया जाएगा। इस नए रेल लाइन का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इससे कबल रेलवे के आला अफसरान ने रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। वाज़ेह है कि इस ट्रैक का इफ्तिताह माह फरवरी में साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को करना था, लेकिन ट्रैक में स्नैक्स की वजह से इसको मुलतवी करना पड़ा। इस ट्रैक को बनाने में तखमीना लागत 1050 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि उधमपुर और कटरा के दरमियान का फासला 25 किलोमीटर का है। इस ट्रैक पर 9 बड़े और 29 छोटे पुल हैं। इस लाइन पर सबसे ऊंचा पुल 85 मीटर का है। कटरा रेलवे स्टेशन को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया है। रेलवे लाइन के इफ्तिताह से सयाहों को काफी फायदा पहुंचेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। जयपुर के गौरव अग्रवाल ने अव्वल मुकाम हासिल किया है। रचित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जबकि रचित राज ने यूपीएससी के इम्तिहानात में तीसरा मकाम हासिल किया है। लड़कियों में भारती दीक्षित टॉपर रही हैं। अकलियतों में फैज अहमद मुमताज ने 17वां मकाम हासिल किया है। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में गैर कानूनी तरीके से बने फ्लैटों को खाली करने की मियाद आज खत्म हो गई है, लेकिन इस कंपाउंड में रहने वाले सभी 102 फ्लैट मालिकान घर छोड़ने को तैयार नहीं है। सोसाइटी के गैर कानूनी फ्लैटों के मालिकान को आज शाम 5 बजे तक चाबियां बीएमसी को सौंपनी थी। वाज़ेह के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 102 फ्लैट मालिकों को अपने घर खाली करने को कहा गया था। इधर सोसाइटी की हिमायत में अजीम गुलकार लता मंगेशकर और एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे भी आगे आ गए। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की इजाजत दे दी है। 8 साल के इंतजार के बाद बांध की ऊंचाई बढ़ाने की इजाजत मिली है। अभी इस डैम की ऊंचाई 121.92 है। इससे 134.68 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से बीजेपी कारकुनान में काफी खुशी का माहौल है। नर्मदा बचाओ तहरीक की लीडर मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने की मुखालफत की है। निर्णय पूरा जनतांत्रिक पद्धति से नहीं लिया गया है और 2.5 लाख लोग जो डूब क्षेत्र में हैं, जहां पक्के मकान, दुकान, बाजार, मंदिर, मस्जिद, शाला, दवाखाने, लाखों पेड़, जंगल, आदिवासियों के हैमलेट्स भी और बड़े बड़े शहर जैसे गांव भी है, उनको जल समाधि देने का ये निर्णय बिल्कुल ही अन्यायकारक है। ये फैसले से ये भी दिखता है कि गुजरात में जो इंडस्ट्रीज, अडानी जैसे लोग जो नरेंद्र मोदी जी के चुनाव प्रचार में जुड़े होंगे, उन्होंने अपना पैसा लगाया होगा, उन्होंने अपने हट्टाग्रह के कारण कानून को ताक पर रखते हुए मोदी सरकार को ये निर्णय लेने के लिए मजबूर किया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने आज अचानक करवट ली और बारिश से मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली, नोएडा समेत कई इलाकों में दोपहर तेज हवा के साथ बारिश हुई। कई जगह ओले भी गिरे। बारिश के बाद दर्जे हरारत में 4 डिग्री की गिरावट आई है और लोगों ने राहत महसूस की है। आपको बता दें कि बुध को यहां दर्जे हरारत 43 डिग्री के आसपास था। एक और ब्रेक का वक्त है। जल्द हाजिर होते हैं बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में लुत्फअंदोज होने के लिए पुकार रही है कश्मीर की वादियां।
21 जून से 29 जून तक। हम समय हैं, समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हपकी है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है, समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। 6 महीने की मुद्दत के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के शिमाली वजीरिस्तान में एक मरतबा फिर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में 16 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक 3 ड्रोन तैयारों ने 6 मिसाइल दागे। पहला हमला बुध की रात एक गांव में, जबकि दूसरा जुमेरात की सुबह मीरा शाह इलाके में किया गया। हुकाम ने 3 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। पहले हमले में कुछ उज़्बेक अस्करियत पसंदों के हलाक होने की भी इत्तला है। एक रोज कबल ही ये बात सामने आई थी कि कराची एयरपोर्ट पर हमला इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान ने ही किया था। याद रहे कि तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान में बातचीत के पेश नजर अमरीका ने गुज़श्ता दिसंबर में ड्रोन हमले बंद कर दिए थे। अल-कायदा से वाबस्ता तंजीम दाइश ने इराकी शहर मोसुल में वाक़े तुर्क कौंसिल खाने पर हमला करके 49 अफराद को यरगमाल बना लिया है। यरगमाल बनाए गए अफराद में कौंसिल जनरल, सिफारतकार, उनके बीवी बच्चे और खुसूसी फौजी शामिल हैं। इसके अलावा अस्करियत पसंदों ने मोसुल से ही तुर्की के 31 ड्राइवरों को भी अगवा कर लिया है। ये लोग एक बिजली घर में काम करते थे। अपने शहरियों के अगवा पर तुर्क हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वज़ीर खारजा अहमद दावतोगलू ने कहा है कि अगर एक भी तुर्क शहरी को तकलीफ दी गई तो अस्करियत पसंदों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वाक़े के बाद ब्रुसेल्स में नाटो की एक हंगामी मीटिंग भी हुई है। तुर्क वज़ीर आज़म रजब तैयब अर्दगान ने मुल्क के आला हुक्काम और अमरीकी वज़ीर खारजा से इस सिलसिले में बात की है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून तुर्क शहरियों के अगवा पर सख्ते में है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुत्तहिद होकर दाइश का मुकाबला करने की अपील की है। अमरीका भी तुर्की और इराकी हुकूमत के राब्ते में है। Totally unacceptable. As the Secretary General of the United Nations, I am condemning in the strongest possible terms such terrorist attack against diplomatic officers. No such terrorist attack on diplomatic officers and civilian can be justified under any circumstances, under any reason. I'm urging the government of Iraq and broadly the regional countries and whole international community to be united, to bring all these perpetrators to justice and to do all possible to have these diplomatic officers released safe and sound as soon as possible. इसराइल ने एक मरतबा फिर गजा पर फिजाई हमला किया है, जिसमें एक शख्स हलाक और 2 लोग जख्मी हो गए हैं। इसराइल का कहना है कि उसने ये कार्रवाई गजा की जानिब से हुए रॉकेट हमले के जवाब में की है। उसका यह भी कहना है कि मारा गया शख्स एक मिलिटेंट था और वो इसराइल पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। फलस्तीन में मखलूत हुकूमत की तश्कील के बाद अपनी नौयत का ये पहला वाकया है। रॉकेट हमलों के लिए इसराइल अभी तक हमास को जिम्मेदार करार देता रहा है, लेकिन इस बार उसने महमूद अब्बास की भी नुक्ताचीनी की है। दूसरी जानिब महमूद अब्बास ने हमले की मजम्मत की है और फलस्तीनी अवाम से गुस्से पर
काबू रखने की अपील। आज से आलमी फुटबॉल कप का शानदार आगाज हो रहा है। आइए देखते हैं इससे मुताल्लिक कुछ खबरें। ब्राजील में आज से 20वें फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। 13 जुलाई तक चलने वाले फुटबॉल के इस आलमी मुकाबले में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ब्राजील के 12 शहरों में कुल 64 मैच खेले जाएंगे, जहां 1950 के बाद दूसरी मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा है। पिछले 3 साल में हुए कुल 820 क्वालिफाइंग मुकाबलों में खेलने वाली 260 टीमों में से टॉप 32 टीमों को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें, खिताब जीतने वाली टीम को $35 बिलियन यानी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनामी रकम दी जाएगी। ब्राजील में आज से आलमी कप का आगाज हो रहा है। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, दुनिया भर के शौकीन एक माह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाने के लिए बेताब हैं, लेकिन इस मर्तबा वो लोग भी आलमी कप के मैचों का नजारा कर सकेंगे जो इस दुनिया में नहीं है। चौंकी मत जनाब, हम फौत हो चुके लोगों की नहीं बल्कि खलाबाजों का जिक्र कर रहे हैं। जमीन से 230 मील की ऊंचाई पर वाक़े बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में 2 अमरीकी और 1 जर्मन खलाबाज अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फुटबॉल का जुनून वहां भी उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। इन खलाबाजों को सबसे ज्यादा इंतजार 26 जून का होगा, जब अमेरिका और जर्मनी की टीमें आमने सामने होंगी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर देखते हैं। मोदी काबीना में मुमलिकती वजीर निहाल चंद को नोटिस। आबरूरेजी के एक मामले में जयपुर की जिला अदालत ने 20 अगस्त तक हाजिर होने को भी कहा। दिल्ली में यूपी सरकार की इन्वेस्टर मीट में 63,000 करोड़ के MOU पर दस्तखत। गेल, इंडियन ऑयल और कई बड़ी कंपनियों के साथ अहम समझौते। मुंबई में कैंपा कोला कंपाउंड के मकीनों को घर छोड़ने का वक्त खत्म, लेकिन 102 कुनबे घर छोड़ने को नहीं है तैयार। ब्राजील में आज होगा 20वें फीफा वर्ल्ड कप का आगाज। 32 ममालिक के बीच खेले जाएंगे 64 मुकाबले। 14 जुलाई को होगा फाइनल। और 6 महीने बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में एक मरतबा फिर किए ड्रोन हमले। 3 मिलिटेंटों समेत 16 लाख। 3 ड्रोन तैयारों में दागे गए 6 मिसाइल। न्यूज रूम से पेश किया जाए इस खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samlive.com। इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय। आदाब।